हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ अर्थशास्त्र का पार्ट 1 और चैप्टर का नेम आपका क्या है, पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे और साथ में अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मतलब आपको ये स्टोरी दी गई है, एक पालमपुर गांव है, वहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं, अपना किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, ये सब कुछ आपको वहाँ पर दिया है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो, इस पार्ट के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है और पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर आपको निम्न तालिका को भरना है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। ठीक है, जैसे कि 2011 में हुई थी, अभी रिसेंट में 2021 में हुई है और अब आगे 2031 में होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जनगणना के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको आपको भरना है। ठीक है, तो सीधा हम उत्तर पे जाते हैं। यहाँ पर आप देखो, और उत्तर में आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको दिखाना है अवस्थिति क्षेत्र। ठीक है, तो देखो, पड़ोसी गांव व कस्बों से अच्छी तरह वो जुड़ा हुआ है पालमपुर गांव। ठीक है, निकटतम उसका छोटा कस्बा शाहपुर है एवं निकटतम बड़ा गांव उनका रायगंज है। आगे देखो, गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो 200 प्लस 50 प्लस 26 यानी कि 276 हेक्टेयर उनके पास पूरा गांव का क्षेत्रफल है। और ये किस तरह से बटा हुआ है अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, भूमि का उपयोग उन्होंने किस तरह से किया हुआ है, तो देखो, कृषि के लिए जो उनके पास भूमि उपलब्ध है वो कितनी है, देखो 200 हेक्टेयर प्लस 50 हेक्टेयर, और 200 किसमें, सिंचित हेक्टेयर में है, और यहाँ पर 50 क्या है, असिंचित हेक्टेयर। अब सिंचित यानी कि जिसमें वो सिंचाई करते हैं, ठीक है, पानी चारते हैं, और असिंचित हो गया आपका 50 हेक्टेयर। बाकी अब जो भूमि उनके पास 26 हेक्टेयर बचती है, उसमें उनके घर जहाँ पर वो रहते हैं, तालाब है, चारागाह है, जहाँ पर वो गाय भैंस अपने रखते हैं, वो सारी भूमि कितने में आती है, 26 हेक्टेयर में आती है। तो टोटल आपका हो गया 200 प्लस 50 प्लस 26, ये आपका हो गया 276 हेक्टेयर। आगे देखो, अब उनके पास किस तरह की सुविधाएं हैं गांव वालों के पास, तो देखो, शैक्षिक में उनके पास है एक उच्च विद्यालय और 2 प्राथमिक पाठशालाएं हैं। चिकित्सा में देखो, एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी दवाखाना है, फार्मेसी। ठीक है, बाजार क्या है उनके पास, तो देखो, एक सुविकसित बाजार है। ठीक है, अच्छी तरह से विकसित जो बाजार जहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। आगे देखो, बिजली की पूर्ति किस तरह से होती है, तो देखो, पालमपुर के अधिकतर घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, अधिकतर जो घर है उनके पास वहाँ पर लाइट है। संचार में, तो संचार में देखो, सड़कों एवं परिवहन की सुविकसित प्रणाली उनके पास है। और निकटतम गांव हमें क्या पड़ा था अभी, देखो, शाहपुर, और निकटतम बड़ा गांव क्या था उनका, वो था रायगंज। ठीक है, और निकटतम कस्बा है साहेबपुर। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न 2 आपके पास है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है। आगे देखो, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं, तो देखो, इसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे, हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों को कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप आधुनिक कृषि करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे खाद की, मशीनों की, इन सब चीज़ों की, तभी तो आपको जो कृषि है वो आधुनिक हो पाएगी। ठीक है, अब जो HYB बीज होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिन्हें आप हाइब्रिड बीज भी कहते हो, ठीक है, उनको अधिक पानी चाहिए होता है, और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए उनको रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए होते हैं। आपने एक नाम सुन रखा होगा, यूरिया। ठीक है, अक्सर तर लोग यूज़ करते हैं, जो कि मतलब जो वहाँ पर होते हैं, जो अनवांटेड पेड़ होते हैं बीच में, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ निकल जाते हैं, जो हमारी वो होती है, अनाज होती है उसके बीच में, उनको मारने के लिए। अब देखो, किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं, ट्रैक्टर एवं भैंसर या फिर थ्रेशर भी होता है आपका यहाँ पर, जैसी मशीनों का वो प्रयोग करते हैं। HYB बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा वो बढ़ गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। आगे आप देखो, हो गई है, और अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फालतू गेहूं है। ठीक है, फालतू यहाँ पर आप इसको कट करके लिख सकते हैं, थोड़ा और लग रहा है, आप अधिक मात्रा में गेहूं है। ठीक है, अब देखो, प्रश्न 3 आपके पास यहाँ पर आता है कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। अब जब पालमपुर गांव में बिजली आ गई तो वहाँ के जो किसान थे उनको किस तरह की मदद मिली, तो देखो, इसका उत्तर आप लिखोगे, बिजली के विस्तार से निम्न रूप में सहायता हुई। कैसे हुई, देखो, विद्युत प्रकाश, पंखे, प्रेस एवं मशीनों ने किसानों के घरेलू कार्यों में सहायता दी। आगे देखो, सिंचाई की उपयुक्त विधि, नलकूपों एवं पंपिंग सेट को बिजली द्वारा चलाया जाता है। अब जो वहाँ पर नलकूप थे, पहले वो हाथों से चलाते थे, गाय भैंसों से चलाते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो पंप या फिर मोटर से, बिजली से चलाए जाते हैं।
कृषि उपकरण जैसे कि हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि ने किसानों की सहायता की है। आगे देखो, अब थ्रेशर और हार्वेस्टर आपको पता ही कितनी जल्दी, अब आदमी काम करेगा तो कितना दिन उसे लगते हैं, 2-2 3-3 दिन लग जाता है, लेकिन थ्रेशर कुछ घंटों में काम कर देते हैं पूरे पूरे हेक्टेयरों में, ठीक है। आगे देखो, बिजली का उपयोग गांव में प्रकाश के लिए भी किया गया है। अब देखो, प्रश्न 4 है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और क्यों? तो देखो, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। आगे देखो, पौधों का जन्म, उनका विकास, फलना और फूलना मिट्टी, जल और हवा के कुशल संयोग का पर निर्भर होता है, ठीक है। अब देखो, वहाँ पर अगर आपको पौधे लगाने हैं, आपको बीज लगाने, कुछ भी चीज़ लगाने, तो उनको सब चीज़ वहाँ पर चाहिए होती है। अब देखो, आगे क्या है आपके पास, यदि सिंचाई की यहाँ पर असुविधा के कारण जल प्राप्त नहीं होता तो फसल सूख जाएगी। अब सिंचाई के लिए वहाँ पर जल नहीं मिलेगा तो फसल भी तो सूखेगी, और यदि लगातार जल की कमी रहे तो अकाल का भय भी हो सकता है, ठीक है। अकाल भी पड़ सकता है। अकाल में क्या होता है, वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। आगे देखो, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के टुकड़े में कृषि उत्पादन असिंचित भूमि के टुकड़े के उत्पादन से अधिक होता है। अब जहाँ पर सिंचाई की सुविधा होगी तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर कृषि यानी कि जो अनाज है वो भी अच्छी तरह से और ज़्यादा उगेगा, ठीक है। किसकी तुलना में? जहाँ पर पानी नहीं है उसकी तुलना में। चौथा देखो, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। अब कृषि अगर आपको करनी है तो वहाँ पर सिंचित क्षेत्र एक महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल आवश्यक होता है वहाँ पर वो चीज़, ठीक है। अब वहाँ पर पानी की सुविधा ही नहीं है तो आप कैसे वहाँ पर खेती कर लेंगे, ठीक है। तो पानी वहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कुल मिला के हमें ये बताया गया है। प्रश्न 5 है, देखो, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी आपको बनानी है। तो देखो, पालमपुर गांव के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की सारणी किस प्रकार है। परिवार देखो, 150, 240 और 60 है। और भूमि का वितरण भूमिहीन, 150 परिवार क्या है वहां पर भूमिहीन है, अधिकतर क्या है दलित वर्ग के हैं। 240 के परिवारों के पास क्या है 2 हेक्टेयर से कम भूमि के टुकड़े हैं और छोटे किसान हैं। और 60 जो है उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि के टुकड़े हैं और मध्यम और बड़े किसान हैं, ठीक है। आगे देखो, प्रश्न 6 है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। तो देखो, पालमपुर में श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम होने के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? तो देखो, श्रमिकों की मजदूरी लाचारी और बेकारी, ठीक, बेकार उन्हें क्या करती है, न्यूनतम से कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए विवश करती है। अब क्या है, जो श्रमिक है उसको क्या करना होता है, अब उसकी मजबूरी देखते हैं, ठीक है। जो बड़ा आदमी होता है, जो उनका मतलब मालिक होता है, तो उनकी मजबूरी देखता है और मजबूरी के अकॉर्डिंग उन्हें उनको पैसे दे देता है, ठीक है। अब उसकी तो मजबूरी है मजदूर की, क्योंकि उसे काम करना है, ठीक है। वो नहीं करेगा तो उनके पास इतना भी नहीं होता कि वो शाम को अपना खाना भी बना पाए, ठीक है। तो आगे देखो, जमींदारों और बड़े किसानों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। आवश्यक मात्रा में रोजगार उपलब्ध न होना, अब उनको आवश्यक मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाता, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल भर उन्हें वहाँ पर रोजगार मिलता रहेगा, ठीक है। कुछ ही महीनों में रोजगार मिलता है, फिर कुछ महीनों में नहीं मिलता। आगे देखो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का देहातों में लागू न किया जाना, और यही कारण है कि गरीब मजदूर को जो कुछ भी मजदूरी दी जाती है वह अपने भाग्य विधाता का वरदान समझकर स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अब उसको जितना भी मिल जाए, चाहे वो काम जितना भी कर रहा है, उसको जितना मिल जाए वो उतने में खुश हो जाता है मजदूर, ठीक है, क्योंकि अब उसके लिए वही काफ़ी होता है, ठीक है। आगे देखो, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात आपको करनी है, ठीक है। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनो, ठीक है। अब आपको एक को चुनना है, ठीक है। अपने क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनसे आपको बात करनी है, और कौन, खेतों में काम करने वाले या फिर जो मकान बिल्डिंग ये सब चीज़ें बनाते हैं उनमें से आपको एक को चुनना है, ठीक है। और उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है, ठीक है, कैश मिलता है हाथ में, या वस्तु रूप में मिलता है यानी कि उन्हें कोई चीज़ दी जाती है काम के बदले, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है, और क्या वे कर्ज में है, ठीक है। कर्ज में यानी कि क्या उनको किसी के पैसे लौटाने होते हैं, ठीक है, कर्ज होता है। तो देखो, आपने क्या किया, यहाँ पर खेत में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति आपने मान लो यहाँ पर ले ली, ठीक है, उनसे आपने बात किया। तो देखो, खेत में काम करने वाले श्रमिकों को लगभग 35 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। अब देखो, जो 35 रुपये है ये तो आज के टाइम पे अभी प्रेजेंट में 2022 के टाइम पे ये बहुत कम हो गया, ठीक है। आज के टाइम पे 100-150 रुपये तो मिल जाती है, ठीक है, डेली काम करने का। और देखो, लेकिन वो भी बहुत कम होता है आज के टाइम पे, ठीक है। प्रतिदिन का 100-150 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आदमी अगर 3 बार अपने घर में चूल्हा जलाए ना, सुबह शाम दोपहर, तो उतने में वो 100-150 कहाँ खत्म हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। आगे देखो, मजदूरी की राशि कुछ श्रमिकों को पूर्ण रूप से नगद और कुछ को पूर्ण रूप से अनाज के रूप में एवं अन्य को
दोनों, ठीक है, पद्धतियों द्वारा, अर्थात कुछ नगद और कुछ अनाज के रूप में प्रदान किया जाता है। अब कुछ को तो जो पैसा है वो मिल जाता है हाथ में, कुछ को कैश मिल जाता है ना, कुछ को वहाँ पर अनाज मिल जाता है और कुछ को दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो वो उस पर बात डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर काम कर रहा है, ठीक है, मजदूर। मैं आप कह रहा हूँ वहाँ पर मतलब एक तरह से बोलने का तरीका होता है, ठीक है, जो मजदूर है वो किस तरह से काम कर रहा है। आगे देखो प्रश्न 8 है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, ठीक है। अब आपके पास भूमि एक ही है लेकिन उस पर अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो किस किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, समझाने के लिए आपको उदाहरणों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो देखो, भूमि के एक टुकड़े पर उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि देखो, बहुविधि फसल उगाना जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहते हैं, और एक ही भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना बहुफसल उगाना होता है। अब देखो आपके पास भूमि तो एक ही है, ठीक है, मतलब मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर है, कुछ भी है, ठीक है, उसमें आपके पास भूमि एक ही है लेकिन उसमें आप अलग अलग तरह के फसल उगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, और यह निश्चित ही कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। अब देखो, अगर आप पूरे खेत में गेहूं ही गेहूं उगा देंगे तो उससे क्या होगा, अगर कुछ खराबी आ गई, कुछ गेहूं पर कीड़ा लग गया तो आपकी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी भूमि में एक जगह पे गेहूं, एक जगह पे वहां पर आप गोभी लगा देंगे, एक जगह पे मटर लगा देंगे, एक जगह पे टमाटर लगा देंगे, आपने मान लो 4 टुकड़ों में उसे बांट दिया, मान लो गेहूं पे कीड़े लग गए लेकिन जो 3 फसल है, मटर, आलू और गोभी, वो तो आपकी अभी भी बची हुई है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही बार चारों फसल आपकी खराब हो जाएंगी, ठीक है। जब कीड़ा लगता है, खराब होती है, तो एक फसल का एक एक टाइम पे ही होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा ज़्यादा बड़ा, और मतलब ये है कि फायदा ही होगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा। तो देखो आगे देखो, आधुनिक कृषि उपकरणों एवं तकनीकी का उपयोग करके, जैसे कि HVY बीजों एवं ट्रैक्टर, नलकूप, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग एक ही भूमि के टुकड़े पर उत्पादन में वृद्धि करते हैं। ये सब चीज़ें, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप अपनाकर खेती में वृद्धि कर सकते हैं। आगे देखो, प्रश्न 9 है आपके पास, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए, ठीक है। अब आपको ऐसा कोई मालिक लेना है जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि हो और वो उस किसान का आपको ब्यौरा देना है, ठीक है। ब्यौरा यानी कि उसके बारे में सब कुछ आपको बताना है, वो कैसे काम करता है, क्या करता है, ठीक है। तो देखो, 1 हेक्टेयर भूमि की मात्रा एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम है, जैसे कि देखो, इसलिए उसके द्वारा अपने जीवन यापन के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित हो सकता है। जैसे कि देखो, खेतीहर मजदूर के रूप में बड़े किसानों और जमींदारों के पास वो कार्य कर सकता है, ठीक है, यानी कि अपनी खेती में तो काम करेगा ही करेगा, दूसरे किसानों के पास भी काम कर सकता है। तो ये कहाँ पर स्लाइड हो गया, हम कौन से पे थे, हाँ, तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसमें, अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए शहरों में भेज सकता है, ठीक है। अब उसके जो फैमिली मेंबर है उनको क्या करेगा, वो शहरों में भेज सकता है रोजगार के लिए, आज के टाइम पे काफ़ी लोग करते भी हैं ऐसा। आगे देखो, गाँव के धनी लोगों के पास नौकरी कर सकता है, और क्या कर सकता है, गैर कृषि कार्यों जैसे कि पशुपालन वो कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है, ये सारे काम वो कर सकता है। आगे देखो, प्रश्न 10 आपके पास है, यहाँ पर आप देखो, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, मझोले और बड़े किसान, आप देखो इनमें आपको अभी पता चलेगा अंतर ये क्या होते हैं। तो देखो, बड़े एवं मध्यम किसानों की पूंजी की आवश्यकता उनके द्वारा की गई कई कृषि क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अधिशेष से सृजित हो जाती है। वह वित्तीय रूप से सबल होते हैं, सबल यानी कि मजबूत होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके पास मतलब काफ़ी पैसा है, ठीक है। आगे देखो, इसलिए उनके लिए सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान होता है। अब उनको यहाँ पर अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उनको वो भी आसानी से मिल जाता है। शहरों में कार्य करने वाले उनके परिवार के सदस्य भी उनकी वित्तीय सहायता करते हैं। अब जो शहरों में उनके परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं वो भी उनकी सहायता करते हैं। छोटे किसान बड़े किसानों एवं साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करते हैं, जो उन्हें ऋणग्रस्तता से के चंगुल में फंसा देती है, ठीक है। अब वो बड़े किसानों से अगर यहाँ पर ऋण लेंगे तो उनकी ब्याज दर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो मतलब लोन में ही फंसे रह जाते हैं। आगे देखो, प्रश्न 11 है आपके पास, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है, ठीक है। सविता जो है उसने तेजपाल सिंह से ऋण लिया होगा, लोन लिया होगा, तो उसको किन शर्तों पर मिला, और क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। तो देखो, अब यहाँ पर सविता निम्नलिखित 2 शर्तों पर तेजपाल से ऋण प्राप्त करती है, जैसे कि वो 2 शर्त क्या है, तेजपाल सविता को 24% ब्याज दर की दर से 4 महीने का कर्ज देता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है। अब आप सोचो, 24% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 24% यानी कि अगर आप किसी से 100 रुपये लेते हो तो
उसके बदले में आपको उसे अगले दिन 125 रुपये लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 125 नहीं 124 रुपये लौटाने पड़ेंगे वापस। तो देखो सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेत में श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम भी करेगी। अब देखो कितना कम हो चुका है। अब देखो अगर वो बैंक से लेते, ठीक है, बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने से सविता की स्थिति अच्छी होती, ठीक है, क्योंकि उसे तेजपाल के खेतों में कटाई का कार्य न करना पड़ता और ब्याज की जो ऊंची दर है वो नहीं चुकानी पड़ती और वह अपने बच्चों की देखभाल और परिवार का कार्य भी सरलता से कर पाती। आगे देखो प्रश्न 12 है आपके पास, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों से जो सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर आपको एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखनी है। तो देखो ये आपके पास जो प्रश्न है ये वैकल्पिक है, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको इसे करना है, ऑप्शनल है आपके पास। तो देखो अगर आपसे करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे। अपने क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बात करने के लिए पश्चात सिंचाई के साधनों के विकास की प्रक्रिया का ज्ञान हुआ जो इस प्रकार है। क्या है, देखो प्राचीन काल में सिंचाई के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जाता था और कुओं से बैल के उपयोग से पानी खींचा जाता था। ठीक है, आगे आप देखो सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति रहट द्वारा की जाती थी। आपने देखा होगा रहट इमेज, ठीक है, अपनी बुक में। तालाब और नदी नाले के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। आगे देखो स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति के पश्चात सिंचाई की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए और उनके अनुसार पंपिंग सेट और नलकूपों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए किया जाने लगा। और पांचवा पॉइंट है इसमें, देखो विशेष रूप से नदियों से नहरें और निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था का जाल बुना गया। आगे देखो प्रश्न 13 आपके पास है, देखो आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं उनकी एक संक्षिप्त में आपको यहाँ पर सूची बनानी है। ठीक है, गैर कृषि यानी कि कृषि को छोड़कर। ठीक है, आगे देखो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किए जाने वाले गैर कृषि उत्पादन कार्य हैं जैसे कि पशुपालन, ठीक है, डेयरी, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म और यहाँ पर मछली पालन। ठीक है, आगे आप देखो ये सारे काम किए जाए, ये सब गैर कृषि में आता है। ठीक है, डेयरी आता है, ठीक है, पशुपालन, पोल्ट्री फार्म और यहाँ पर मछली पालन। तो देखो परिवहन संबंधित कार्य अर्थात यातायात के लिए रिक्शा, तांगा, टेम्पो, जीप, बस, ट्रक का उपयोग किया जाना। आगे देखो कुछ शिक्षित लोग द्वारा नर्सरी, पाठशाला और प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठशाला की स्थापना करना। कुछ लोग वहाँ पर पाठशाला खोल के बैठे हुए हैं। गन्ने से गुड़ और चीनी तैयार किया जाना। आगे देखो खेतों में उत्पादित सब्जी, फलों का शहरी बाजारों में बेचा जाना। आगे देखो गांव से दूर एकत्र करके शहरों में आपूर्ति करना। दूर यहाँ पर आप देखो, हाँ इसको आप सही करना है, इसको दूध होगा आपका। ठीक है, तभी मैं सोचूं यहाँ पर कुछ गलत है। गांव से दूध एकत्रित करके शहरों में आपूर्ति करना। ठीक है, आगे देखो सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना और यहाँ पर आप देखो शिक्षित लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना। ठीक है, आगे देखो प्रश्न 14 है आपके पास, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि देखो प्रश्न एक, पॉइंट एक है आपके पास, परिवहन का विकास करके गांव और शहरों के बीच संकल्प और उत्तम सड़क बनवाकर गांव से कृषि का अतिरिक्त उत्पादन शहरों में भेजा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो इस प्रकार शहरों से गांव के लिए आवश्यक वस्तुएं मंगाई जा सकती हैं रोड के माध्यम से। ठीक है, आगे देखो संचार के विकास द्वारा गांव को देश और विदेश से जोड़ा जा सकता है। आगे देखो गांव में अच्छे पब्लिक स्कूल खोलकर गांव वालों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। ठीक है, जब स्कूल वहां पर अच्छे होंगे तो वहां पर शिक्षा का स्तर भी अच्छा होता जाएगा। आगे आप देखो सरकार द्वारा गांव में उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो ग्रामीण कल्याण योजनाएं विकसित की जा सकती हैं। गांव में रोजगार के अवसर में वृद्धि करनी चाहिए। और आगे देखो गांव में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करके किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। तो क्लास 9 देखो आपके यहाँ पर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं और मैंने काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश भी साथ में की है क्वेश्चन आंसर को। ये तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।